क्विकली बेटा शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने डिफेक्ट्स पे एंड की थी, इफेक्ट्स नहीं। क्लास को बहुत बेसिक डिफेक्ट्स हमने देखा पहले कि कौन से तरह के डिफेक्ट्स होते हैं जनरली। तो मेनली कोई भी क्रिस्टल में किसी भी वजह से डिफेक्ट आ सकता है बेटा। तो दो बहुत बेसिक टाइप्स हमने देखे थे। एक या तो वैकेंसी हो जाए और एक गुड ऐसा मॉर्निंग सर। डिफेक्ट। यस बेटा, गुड मॉर्निंग। एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें वैकेंसी ना होके हमारे पास में इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाए। तो यहाँ से बेटा शुरुआत की थी हमने डिफेक्ट्स की, और वहीं से हमें एक्चुअल में कहानी आगे बढ़ानी है हमारी। चलिए, दो तरह के डिफेक्ट्स हमने देख लिए थे। पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं। सॉरी, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स एक वाइड कैटेगरी है बेटा। पॉइंट डिफेक्ट्स तो इस तरह से दो पॉइंट्स हमने देखे। अब क्विकली आगे बढ़ते हैं बेटा। दोनों पे बात कर ली थी। जैसे पॉइंट डिफेक्ट में बेटा पहला टाइप जो है वैकेंसी, उसमें आपकी डेंसिटी कम हो जाती है, इंटरस्टिशियल में डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे। आगे बढ़े क्विकली, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं बेटा, पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड। ये जो मेन था ये था मेटालिक सॉलिड्स में। तो मेटालिक सॉलिड में दो तरह के पॉइंट डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। वन इज द वैकेंसी डिफेक्ट एंड अदर इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आई होप कि आपको याद रह पाएगा बेटा कि कैसे वैकेंसी डिफेक्ट आ रहा होता है और कैसे आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बनेगा। एंड यस दैट सर। ऑल्सो इन मेटालिक सॉलिड्स। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर मेटालिक सॉलिड्स। तो बेटा नेक्स्ट टाइप देखते हैं जिसमें पॉइंट डिफेक्ट आता है हमारे पास में आयोनिक सॉलिड्स में। आप सबको पता है आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। एक बेसिक एग्जांपल बात करें बेटा, NaCl सबसे कॉमन आयोनिक सॉलिड है जो हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको छोटी क्लास से ही सिखाया जाता है दैट दिस इज द आयोनिक सॉलिड। इस तरह से होते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारी बातें हमें बहुत छोटी क्लासेस से सिखाई जाती हैं। गुड। तो चलो देखते हैं बेटा क्या है। पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड का मतलब क्या हुआ, समझते हैं बेटू इसको। सबसे पहला आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब बेटा इम्प्योरिटी कैसे बनती है समझाते हैं, पहले समझना इस बात को। बेटा सोडियम तो था ही, आपने ये भी सुना होगा एक नॉर्मल सी बात कि हमारे पास में कई तरह की पानी में भी इम्प्योरिटीज वगैरह होती है। और छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सोप पानी में अच्छे से बेटा लेदर या जो फ्रोथ है अच्छे से नहीं बना पाता है, जबकि आपका क्या बोलते हैं उसे, शैम्पू वगैरह बना पाता है। पढ़ा है ये सब हमने। सर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस तरह से है ना। तो वो सब पढ़ा है हमने। तो उसमें इम्प्योरिटी होती थी, तुमने सीखा होगा वहां पे सोडियम को रिप्लेस कर देते, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होते हुए तो उसको मैग्नीज रिप्लेस कर देते थे। सीखा होगा तुमने, है ना, सुना होगा बेटा ये पूरा पुरानी क्लासेज में, मुझे यस जहां तक सर। रिमेम्बर है। सेम चीज होती है कि आपके आयनिक सॉलिड जब बन रहे होते हैं तो क्या होता है, मान लो ये NaCl बना बेटा, इसके आसपास मान लो कुछ अदर इंप्योरिटी थी, कुछ अदर आयंस मौजूद थे, मान लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो जो अदर आयंस यहाँ पे आसपास में मौजूद थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो इंप्योरिटीज बनी तो अदर आयंस ने इसकी सोडियम की जगह ले ली, मान लो यहाँ पे। तो उसके केस में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि आपके क्रिस्टल में इंप्योरिटी आ गई है, मतलब कोई भी दूसरा आयन इन्वॉल्व हो गया है बेटा। एक सेकंड चिल्ड्रन।
सॉरी बेटा, एक्चुअल में कॉल आ गया तो मुझे बीच में पिक करना पड़ा। सो दिस इज इम्प्योरिटी इफेक्ट। तो बेटा जैसा मैंने समझाया, इम्प्योरिटी से मतलब समझते हो आप सब? आती है बेटा बात समझ में? Yes, जो sir. एक्चुअल एलिमेंट थे उसकी जगह कोई और आ जाना। तो हुआ क्या, इस एलिमेंट को ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा, Na प्लस, ध्यान से समझना मेरा जो पेन चल रहा है, ये Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस था, फिर Cl माइनस था, फिर Cl माइनस था लेट से, फिर Sr2 प्लस आ गया अचानक से। बट बेटा ध्यान से देखोगे तो Sr, एक Sr कितने लोगों से, कितने Cl से बॉन्ड बना सकता है? स्ट्रॉन्शियम होता है बेटा, इसकी वैलेंसी होती है 2 प्लस। हाँ, तो ये 2 Cl से क्या बॉन्ड बना सकता है? जबकि सोडियम प्लस जो होता है वो केवल एक क्लोरीन से बनाता था। तो बेटा एक्चुअल में जब जब एक Sr2 आएगा, वो कितने क्लोरीन को बाहर भगाएगा या कितने क्लोरीन की जगह लेगा? दो Sir, की। दो. ये समझना पड़ेगा बेटा, जब जब एक Sr2 प्लस आएगा, वो दो क्लोरीन की जगह ले रहा होगा आपके, वो दो क्लोरीन को बेटा बाहर भगा देगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। तो Yes, sir. उसने दो को बाहर भेजा, तो इसलिए बेटा दो को बाहर भेजा, जगह तो उसने ले ली एक की ली, बट एक जगह पे वैकेंसी भी क्रिएट हो गई। बट स्पेशली बोले तो आई कैन ऑल्सो कैटेगराइज दिस एज ए काइंड ऑफ सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट ऑल्सो, कि वैकेंसी क्रिएट हो रही है, बट मेजरली वैकेंसी को एक्चुअल में, इस वैकेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आयन मौजूद है अपने पास में। तो वी कॉल इट impurity defect primarily. So these are due to presence of other ionic compound in solid. Due to vacancy defect, crystal becomes semiconductor p type. अब बेटा ये क्या होता है ये हम आगे सीखेंगे बाद में, अभी के लिए बस थोड़ा ध्यान रखना इस पे डिटेल्ड बात हम आगे करने वाले हैं, ठीक है बेटा? सेमीकंडक्टर क्या होते हैं क्या नहीं, इस पे आगे चर्चा होगी, बस अभी के लिए लाइन ध्यान में रख लेना कंप्लीशन के लिए। वी विल डिस्कस इट लेटर Yes, ऑन। sir. तो एग्जाम्पल, NaCl के साथ में बेटा इंप्योरिटी मिल गई SrCl2 की, तो Na प्लस को रिप्लेस करता है Sr2 प्लस, तो अब होगा क्या, Sr2 प्लस दो बॉन्ड खुद बना सकता है, तो ये एक्चुअली बेटा दो लोगों को रिप्लेस करता है। सो नंबर ऑफ वैकेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयन। तो कितनी वैकेंसी बनेगी क्रिस्टल में? क्रिस्टल में उतनी ही वैकेंसी बनती है जितने आपके Sr2 प्लस आयंस होते हैं। A very common fact, सिंपल, कितनी वैकेंसी आएगी? जितने Sr2 प्लस आयंस होंगे। मैं और एग्जांपल्स लूं यहाँ पे तो देखना समझ में आता है क्या बेटा? सपोज करो कि AgCl से दी, AgCl के साथ में CdCl2 की इम्प्योरिटी यदि मिलाई जाए, तो अगेन कितनी वैकेंसी बनेगी बताओ? Sir, one. मतलब एक के लिए वन, में बोल दो बेटा नंबर ऑफ CdCl2 जितने एड हुए क्रिस्टल में, दैट इज लेट से x, तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी? Sir, X हो जाएंगी. हाँ बहुत बढ़िया, तो वैकेंसी भी कितनी होगी? 2x के बराबर। क्यों? क्योंकि Cd पे 2 प्लस है, इस कैडमियम पे 2 प्लस आएगा, तो ये एक होगा जो दो सिल्वर को रिप्लेस करेगा बेटा। तो जितने ये ऐड करेंगे उतने तो जगह ले लेगा, बट डबल को हटाया तो उतनी की उतनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है निकालने का। अगेन रिपीट करता हूं बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझना। व्हाट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट? व्हेन आयनिक सॉलिड आपका होता है, व्हेन आयनिक सॉलिड फॉर्म्स देयर आर सम इंप्योरिटी एम्बेडेड इन इट। तो वो इंप्योरिटी जो है वो आपके नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट को हटा देती है बेटा, सब्सटीट्यूट कर देती है मतलब नॉर्मल एलिमेंट को। अब वो सब्सटीट्यूट कैसे करेगी, डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी कितनी है। तो जैसे Sr स्ट्रोंशियम की दो है, कैडमियम की दो है, तो ये दो दो, एक दो को रिप्लेस करता है एक, बट एक की जगह तो खुद ले ली, एक जगह खाली छूट गई। इसी तरह बेटा मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, ध्यान से समझना, कि लेट से मैं एक और एग्जांपल यहां पे बोलूं कि सपोज करो, वैसे ये बनता नहीं है बट ऐसे ही मतलब मैं क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ रहा हूं कि समझ में आता है क्या, एक हाइपोथेटिकल AgCl AlCl3, ये इंप्योरिटी मिला AlCl3 की। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछ, ध्यान देना बेटा, कि AlCl3 जो मिलाया हमने वो X मिलाया, तो कितनी इंप्योरिटी बनेगी? 2X. बहुत बढ़िया बेटा, सब समझे जो आंसर किया? एवरीवन गेटिंग इट? Yes, sir.
तो बेटा कॉमन सेंस, एक एल अब के बाद 3 को रिप्लेस करेगा, और 3 को रिप्लेस करेगा मतलब एक की जगह तो खुद ले ली, 2 की जगह खाली बच गई, तो एक पे 2 जगह खाली बच रही है, तो टोटल मिला के 3 जगह खाली बचेगी। अंडरस्टूड बेटा? यस सर। सिंपल, मेक सेंस? तो इंप्योरिटी डिफेक्ट सबको समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लिख लो बेटा क्विकली, चलो राइट दिस डाउन कि होता क्या है। जस्ट 3 से 4 लाइनें हैं, सिंपल सिंपल, और एक एग्जाम्पल लिख लेना इनमें से कोई भी। क्विकली राइट दिस डाउन बेटा, नोट्स अच्छे से क्विकली फॉर्म करते चलो। तो दिस इज वेरी बेसिक पॉइंट बेटा। अगेन इम्प्योरिटीज डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल क्रिस्टल में कुछ बाहर के एलिमेंट आ जाएंगे, वी कॉल इट इम्प्योरिटी। बनता कैसे है, तो कोई भी दूसरा एलिमेंट प्राइमरी एलिमेंट को रिप्लेस करता है, उसमें रिप्लेसमेंट इस तरह से होता है वैलेंसी के बेसिस पे, दैट्स इट। सर डन। गुड। आगे बढ़ू बेटा मैं? चलो चलिए बेटा, नाउ दिस स्लाइड इज समथिंग विच इज वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ दी एग्जामिनेशंस बेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से अपने पास में हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते ही करते हैं बेटा। इस स्लाइड से आप समझ लो अपने पास में क्वेश्चन आता ही आता है। एंड दिस इज अ जनरल सजेशन ऑल्सो, प्लीज ऑल्सो रीड इट फ्रॉम बुक। मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक हम बुक से भी थ्रोली रीड करें। वैसे सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे, जस्ट इसलिए कि यदि बुक में जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं, इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल्स भी बुक ने दिए हैं, तो वो भी हमें याद करने हैं। इसके लिए सीधा सीधा बेटा 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन तो इसके एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ही आ जाता है। कैटेगराइज फॉलोइंग सॉलिड्स और क्रिस्टल्स इन बेसिस ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसको टॉपिक को एक बार बुक से भी रीड करेंगे, स्पेशली शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक तो नहीं भी करेंगे तो चलता है, नॉट एट ऑल वेरी यूजफुल। ये वाला जो मेन है हमारे, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है, तो ये पूरा इसी का एक तरह से टाइप सिस्टम टाइप से है, तो ढंग से समझेंगे बेटा इसको, ठीक है। सो लेट्स सी अ वेरी कॉमन थिंग बेटा। मेनली अब सेकंड कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आप सबने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा बेटा, या 11th में भी सीखते स्टोइचोमेट्री का मतलब क्या होता है। मेरे ख्याल से बेटा आप सबको याद होगा, मैंने भी आपको सिखाया था कि ए मान लो प्लस बी बी गिविंग अस सी सी एंड डी डी। तो हम बोलते थे कि ये जो इनके आगे लिखे हुए नंबर होते हैं, इनको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। रिमेंबर है हमें ऐसा कुछ? नहीं भी रिमेंबर तो अब से याद करो, इनको बोला जाता है नो स्टोइचोमेट्रिक सर। कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो आगे
कोई भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट होते हैं उनके आगे जो भी नंबर लिखा होता है उस नंबर को बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। होता क्या है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से? बेटा रिएक्शन में जब भी कोई कंपाउंड्स या रिएक्टेंट्स वगैरह रिएक्ट करके कुछ बनाते हैं तो वो हमेशा उनके स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में ही रिएक्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ, मैं यदि इस रिएक्शन में बात करूं सो दिस रेशियो विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट रेशियो मोल्स ऑफ बी रेशियो। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, 3 का लिख रहा हूं, आगे भी कोई होगा तो सबके लागू होता है। इट इज इन स्टोइचोमेट्रिक रेशियो, दिस इज द रूल ऑफ स्टोइचोमेट्री ऑल्सो। तो स्टोइचोमेट्री क्या है? एग्जाम्पल जैसे हम ले, बेटा ध्यान से देखोगे तो लेट मी टेक एग्जाम्पल N2 + 3H2 गिव जस्ट 2NH3। ये रिएक्शन सबको वाकिफ होगी बेटा अमोनिया के फॉर्मेशन की, बहुत कॉमन रिएक्शन, आई होप एवरीवन रिमेंबर। यस सर। तो यहाँ पे देखो N2 के आगे बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ है, और H2 के आगे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि 1 पार्ट N2 और 3 पार्ट हाइड्रोजन यदि साथ में मिक्स कर देंगे तो 2 पार्ट ऑफ NH3 बनेगा। मीन्स देयर रेशियो ऑफ मोल्स इज ऑलवेज अ डेफिनेट रेशियो। यही स्टोइचोमेट्रिक होता है, और इनका ये जो नंबर होते हैं आगे बेटा इनको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आती है। यस सर। What is stoichiometric coefficient? These are the numbers written in the formation reaction of compounds just before the reactants or products. होता क्या स्टोइचोमेट्रिक रूल कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स वगैरह का फॉर्मेशन या जिस पार्ट में वो रिएक्ट करते हैं वो एक फिक्स रेशियो होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। बेटा नाम से समझ में आता है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस डिफेक्ट। ये इफेक्ट नहीं आएगा बेटा ना ये यहाँ पे इफेक्ट ये ऑटो करेक्ट से हो गया होगा, वहां पे भी इफेक्ट हो रखा है ना। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस डिफेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब क्या बात हुई बेटा, सॉलिड में जब जब स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा तो वो इस तरह से आएगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा फिक्स्ड रेशियो को होल्ड करता है, एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वैलिड। आई होप यू रिमेंबर दिस। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे H2O है बेटा, तो इस H2O तभी बनेगा जब 2 पार्ट हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। क्लियर है बात? आया बात समझ में? सर ये सर वापस समझा दो। बेटा ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो भी कंपाउंड है उसके इंपेरिकल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता, उसको स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड रहता है। अभी एग्जांपल से और बताऊंगा बेटा मैं थोड़ी देर में, चिंता मत करो। यहाँ पे क्या है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक, ऐसा डिफेक्ट जिसके, इसका जस्ट उल्टा, तो हम क्या बोल देंगे, जिसके फॉर्मेशन में इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी इनवैलिड हो जाता है। सो दिस इज अबाउट स्टोइचोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक। अगेन मैं रिपीट करूं, सिंपल भाषा में कैसे याद रखना है, ऐसा डिफेक्ट जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला अनचेंज्ड होता है, मतलब रेशियो बरकरार रहता है बेटा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ध्यान से समझे हम। ये सब समझाने के लिए बेटा तुम्हें याद ही सब रखना है, ये सब लिखने की चीज नहीं है, ये तो तुम्हारा बेसिक पुराना नॉलेज का वो बता रहे हैं। सपोज करो कि मेरे पास कोई कंपाउंड था, उसमें एक्स के 6 नंबर थे और y के भी 6 नंबर थे बेटा, ठीक है। सिंपल सी बात करें बेटा हम, तो इसके क्या इंपेरिकल फॉर्मूले को मैं xy लिख सकता हूं? समझ आता है ये? यस सर। कॉमन चीज बेटा। अब समझो कि इसमें डिफेक्ट हुआ और मैं बोलता हूं बेटा कि x चले गए इससे, मान लो एक x चला गया इससे, तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें एक x गया तो मान लो एक y भी चला जाए, तो नई सिचुएशन क्या हुई, क्या x के 5 नंबर बचे और y के भी 5 ही बचे? क्या अब भी इंपेरिकल फॉर्मूला xy ही रहेगा? पर सेम ही रहेगा। हाँ, तो बेटा ऐसा डिफेक्ट जिसमें कुछ भी हो, अल्टीमेटली उसका फॉर्मूला जो है वो सेम बरकरार रह जाए, तो उसको बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब कि आपका बेटा रेशियो सब चीजें
वैलिड हो जाए। अब दूसरा एग्जांपल बेटा इधर में मान लो, वही लेता हूं, मान लो x तो 6 थे, y भी 6 थे, इनिशियल सिचुएशन एक्स वाई। बट सपोज तो इसमें डिफेक्ट कुछ ऐसा आया कि एक x चला गया, मान लो x 5 बच गए, y 6 है, और x के जगह कोई तीसरा z और आ गया, तो इस का इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, देखे क्या होगा। x5 y6 x5 z। y6 z ऐसा कुछ होगा बेटा ये। तो क्या ये यस प्रोपोर्शनल सर। और कुछ भी वैलिड हुआ? कुछ वैलिड नहीं हुआ, तो वो नो नॉन सर। स्टोइचोमेट्रिक की कैटेगरी में आएगा जब भी ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ आती है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझाया, पॉइंट समझ में आना चाहिए। सो व्हाट इज यस स्टोइचोमेट्रिक सर। डिफेक्ट? ऐसा डिफेक्ट बेटा जिसमें आपका इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटेक्ट रहता है, मतलब आपका बेटा एडिशन होना है तो भी फिक्स प्रपोर्शन में एडिशन होंगे, रिमूव होना है तो भी फिक्स प्रपोर्शन में होंगे, तो उसका प्रपोर्शन हमेशा मेंटेन रहता है, दैट इज स्टोइचोमेट्रिक। नॉन स्टोइचोमेट्रिक प्रपोर्शन फिक्स नहीं रहेगा, किसी भी रेशियो में रिमूव हो जाते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह सब बदल जाते हैं, इस तरह के डिफेक्ट को नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। आई बात समझ में? और बच्चे बेटा यस बताएं, सर। अश्विनी के अलावा क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? कॉमन सा पॉइंट है। डन। यस सर। चलो क्विकली इन दोनों पॉइंट्स को लिख लो, फिर आगे ये समझते हैं। जल्दी से लिख लो कि स्टोइचोमेट्रिक के दो पॉइंट्स क्या है और नॉन स्टोइचोमेट्रिक के क्या है। ऐसे डिफरेंस की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो डिफरेंस फॉर्म में ज्यादा सर आते हैं। आयोनिक में होता है ना ये? हाँ। ओके सर। डन। गुड। चलो अब बिट्टू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो अगेन रिपीट, व्हाट इज स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट? सिंपल, जिसमें फॉर्मूला वगैरह चेंज नहीं होता, रेशियो प्रोपोर्शन सब वैलिड होता है, दैट्स स्टोइचोमेट्रिक। नॉन स्टोइचोमेट्रिक जिसमें चेंज हो जाता है। अब बेटा स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के दो सबसे ब्रॉड टाइप्स है, वन इज शॉर्टकी एंड वन इज फ्रेंकल। बेटा इसमें ये साइलेंट रहता है, इसको शॉर्टकी पढ़ता है ना, सो दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड वन इज फ्रेंकल डिफेक्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों डिफेक्ट्स का अंतर तो मतलब डिफरेंस फॉर्म में पता नहीं कितने टाइम्स बोर्ड्स ने पूछा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, द शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो पहली बात तो बेटा किसके टाइप है? स्टोइचोमेट्रिक के, तो आपका फॉर्मूला वगैरह है चेंज नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से होगा बेटा, ठीक है। सो देखिए यहां शॉर्टकी में क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट होता है बेटा, तो उसमें सम आयनिक पेयर्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ आयोनिक पेयर मिस हो जाएंगे, और
इसलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाता है। ध्यान से समझिए, वैसा ही कुछ है कि जैसे मैंने ये समझाया कि एक्स और वाई मिस हो गए मान लो, तो आयनिक पेयर्स मिसिंग होने की वजह से वैकेंसी डिफेक्ट भी कहलाता है। ये शॉर्ट की जो है वैकेंसी का टाइप भी है एक तरह से। It is formed in those ionic solids in which cations and anions are having almost similar size। तो ये ऐसे solids में बनता है जिसमें cations और anions की लगभग लगभग सिमिलर साइज होती है। तो ऐसा कब होता है? जनरली जब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब 6 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर की कैटेगरी में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl में ऐसा डिफेक्ट देखने को मिलता है, KCl में देखने को मिलता है, KBr वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड जिनमें कैटायन और एनायन की लगभग सिमिलर साइज होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वहां हमें इस डिफेक्ट देखने को मिल जाता है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन वन। कैसे याद रखेंगे? शॉर्टकी में आयनिक पेयर्स मिसिंग होते हैं, और कब बनता है? जब ऑलमोस्ट सेम साइज होती है कैटायन एनायन की और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और एग्जांपल्स हो गए। फ्रेंकल कब बनेगा? स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन, स्मॉलर जनरली बेटा कैटायन ही होते हैं, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, तो बेटा खाली जगह में चला जाता है, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की कैटेगरी भी गिना जा सकता है। इट इज फॉर्म्ड इन दोज आयनिक सॉलिड्स व्हिच इन व्हिच कैटायन इज स्मॉलर देन एनायंस। ऐसा कब होता है? जनरली जब कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है आपका। एग्जाम्पल ZnS, AgCl, AgI एक्सेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड्स के केस में हमारे पास में फ्रेंकल डिफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। आ रही है बात समझ में? यस सर। कॉमन सी बात है बेटा, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। इधर देखो, ये फ्रेंकल डिफेक्ट का डायग्राम है, ये वाला, और ये शॉर्ट की। अब जैसा कि हमने बताया बेटा, शॉर्ट के डिफेक्ट में तो क्या होगा? आयनिक पेयर्स मिसिंग हो गए। तो ढंग से देखो, माइनस प्लस माइनस, यहां से प्लस छोड़ के चला गया, ढंग से प्लस चला गया। तो आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, देखो कहीं से माइनस भी जाएगा। ये देखो यहां से, क्या यहां से लग रहा है माइनस छोड़ के चला गया? यस सर। तो इस तरह से बेटा चलता है काम। इसी तरह देखो, यहां से माइनस छोड़ के गया है, यहां से प्लस। तो जब पूरा का पूरा आयनिक पेयर मिस होते हैं, देन वी कॉल इट शॉर्ट की डिफेक्ट। और यहां पे देखो बेटा, देखो ढूंढो कहां से प्लस गायब हुआ। यहां पे देखो प्लस नहीं दिख रहा तुम्हें, तो यहां से प्लस उठ के देखो यहां पे आ गया बीच की जगह में। दिख पा रहे हैं? तो जब यस सर। कंपाउंड के अंदर की अंदर शिफ्टिंग हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। अच्छा, एक और पॉइंट इनके लिए याद रख सकते हैं बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट में सिंस आयनिक पेयर मिसिंग हो जाते हैं, तो डेंसिटी क्या होगी शॉर्ट की में? डिक्रीज। बहुत सर बढ़िया। डिक्रीज हो जाएगी सर, क्योंकि तो शॉर्ट की में पार्टिकल बेटा, चले गए। शॉर्ट की में डेंसिटी जो होती है बेटा वो डिक्रीज करती है, और फ्रेंकल में डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पार्टिकल अंदर अपनी जगह सर चेंज शिफ्टिंग किया होती है। है सर सर पार्टिकल की। पार्टिकल बाहर ही नहीं गया है। बिल्कुल बेटा, सर शिफ्टिंग होगी बस इसकी। बहुत बढ़िया। तो एक डिफरेंस ये भी नोट करेंगे हम, तो इस टेबल में ये डिफरेंस भी साथ में इंक्लूड करना। शॉर्ट की में डिक्रीज ऑफ डेंसिटी और फ्रेंकल में नो चेंज इन डेंसिटी। तो यहाँ अब आप ये दोनों डिफरेंस लिखो डिफरेंस फॉर्म में, और एक पॉइंट और ऐड करना है इस डिफरेंस के फॉर्म में। मैं यहाँ लिख देता हूं, आप लिखना शुरू करो बेटा। यहाँ पे एक डिफरेंस और ऐड करेंगे, डिक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन डेंसिटी, एंड यहां पे बेटा पॉइंट ऐड करेंगे, नो चेंज इन डेंसिटी। तो ऐसा करके हमारे पास 4 पॉइंट लगभग डिफरेंस के हो जाएंगे, 3 से 4 पॉइंट, तो वो सफिशियंट होगा अपने लिए 2-3 मार्क में क्वेश्चन यदि आता है तो। तो जल्दी से लिख लो बेटा, आसान है बहुत ये तो।
So these two are the types of beta stoichiometric defect. आप बुक पढ़ोगे तो एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो दोनों तरफ की कैटेगरी में जाता है. मैं अभी नहीं बता रहा हूं, दैट इज फॉर यू टू रिसर्च एंड टेल मी ऑल्सो. देर इज वन कंपाउंड जो ये डिफेक्ट भी बताता है समटाइम्स और ये डिफेक्ट भी बता देता है. सिल्वर ब्रोमाइड. अब वो बेटा आप चेक करके बताना, अभी मत बोलो. लेट्स अदर्स ऑल्सो रिसर्च. ठीक है, तो चेक करके बताएंगे. देखें ऐसा कौन सा है जो दोनों की कैटेगरी में जाता है. दिस इज गिवन इन बुक. जानबूझ के नहीं बता रहा, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बुक पढ़ रहा है, पढ़ा है बोलने के बाद. सो जस्ट रीड आउट द थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास कि सर ये वाला कंपाउंड है जो दोनों कैटेगरी में जाता है. लिख लिया बेटू सबने? यस सर. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. अच्छा बेटा फिर से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर करो. इतना बड़ा नहीं बनाना. आपको 3-4 लाइन बनानी सीखनी है. जैसे प्लस माइनस 4-5-5 4-4 ऐसे 2-3 लाइन बना दी बस. तो ऐसे डायग्राम बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी, तब ही एक्चुअल में सब चीजें सही से होगी और सही बनेगा आपका. क्योंकि जब डायग्राम बनाओगे साथ में तो काफी अच्छा इम्पैक्ट जाता है. ऑब्वियसली हमारे पास टाइम हो तो जरूर करना है, अदरवाइज तो जैसा भी है वो उस पर डिपेंड करता सर है. सिल्वर ब्रोमाइड ही है. हाँ. मैंने चेक करा सर बुक में. चलो बढ़िया. अब ढंग से पढ़ना हो उस आर्टिकल को. बुक में ये पोर्शन जो है उसको एक बार अच्छे से रीड आउट करना सभी बच्चे. यस सर. चलो बढ़ते हैं आगे बेटा. तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में पहली बात बेटा क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं बता देता हूं आपको. एक कैटेगरी का क्वेश्चन तो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोइचोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक. नॉन स्टोइचोमेट्रिक. दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉटकी. फ्रैंकल एंड शॉटकी. तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन आपके पास में मिल जाता है कंपाउंड का नाम देके पूछते हैं विच टाइप ऑफ इफेक्ट. 1 मार्क क्वेश्चन. कंपाउंड देके पूछेंगे टाइप ऑफ इफेक्ट कौन सा शो करने वाला है, फ्रैंकल शॉटकी एटसेट्रा बेटा. तो तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बन जाता है हमारे पास में. तो ये मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन है जो उस क्वेश्चन से बन सकते हैं और ये बहुत बार पूछे जाते हैं. मतलब ये मान के चलो एक क्वेश्चन पेपर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पोर्शन से हमारे पास डिफेक्ट से आता ही आता है. डिफेक्ट से तो क्वेश्चन 100% आएगा. अब उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारे फ्रैंकल शॉटकी इस पोर्शन से आने की. और एक क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट है वो अब हम देखेंगे, दैट इज नॉन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ठीक है, तो देखो बेटा नॉन स्टोइचोमेट्रिक टाइप का डिफेक्ट है दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. नाम से ही लग रहा है कि एक तो ये मेटल की एक्सेस से बनता है डिफेक्ट बेटा, कि कोई मेटल एक्स्ट्रा आ जाए आपके क्रिस्टल में. फॉर एग्जांपल मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी. अब ये हुआ कैसे, तो आयंस छोड़ के चले जाते हैं एनायन. फॉर एग्जांपल यदि बेटा NaCl का लिखूं मैं तो अब सोचो कि Cl माइनस छोड़ के चले गया तो क्या नंबर ऑफ Na बढ़ जाएंगे क्रिस्टल में, तो ऑटोमेटिकली मेटल की एक्सेस हो जाएगी. तो बेटा मेटल एक्सेस होने के लिए दो तरह से हो सकता है, या तो मेटल ज्यादा आ जाए एक्स्ट्रा आ जाए, बट यहाँ एक्स्ट्रा नहीं आता, यहाँ एक्चुअल में एनाइन छोड़ के चला जाता है तो मेटल एक्स्ट्रा बन जाता है. कहने का मतलब है मेटल ज्यादा हो जाते हैं. So this type of defect is exhibited by alkali halides. Very important है ना बेटा, like NaCl, KCl etc. होता क्या है समझो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हीट टू NaCl इज इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर रिजल्ट्स इन डिपोजिशन ऑफ सोडियम एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल. अभी इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा बेटा.
द सोडियम एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Na+, द Cl- ions diffuse to the surface of crystal and combined with Na+ to form NaCl. हुआ क्या? लेट्स टॉक अबाउट दिस. पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, यहाँ पे चलेंगे, पहले ये प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं मैं. यहाँ सभी बच्चे, मैंने क्या किया, NaCl क्रिस्टल बेटा, उसको गर्म किया जा रहा है सोडियम आयन की प्रेजेंस में. अब उससे क्या, ध्यान से समझो बेटा, ये NaCl के पार्टिकल्स यहाँ क्रिस्टल के चारों तरफ घूम रहे थे. Na+ भटक रहा था, Cl- मतलब क्रिस्टल में है NaCl के पार्टिकल्स. इसको चारों तरफ से Na+ वेपर्स गिरना शुरू करती है. इसके चारों तरफ ये Na+ वेपर्स अपना घर बनना शुरू कर रही है. अब होता क्या है इसके कोरेस्पॉन्डिंग बेटा, कि यहाँ जो NaCl मतलब क्रिस्टल में है तो बेटा प्लस माइनस की तरह टूटे हुए नहीं है, एक्चुअल में NaCl की तरह, ऐसा समझो. अब ये Na+ क्या करती है, जैसे ही Na+ सराउंडिंग में आना शुरू करते हैं, ये किसको अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, कि बेटा कभी भी समझ लो NaCl का बॉन्ड तो है, सर क्लोरीन बट को. क्या यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर और यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है. तो ये यस सर. Na+ यहाँ से क्या करेंगे, क्लोरीन को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे. तो बहुत सारे NaCl के पार्टिकल्स और बहुत सारे Na+ बाहर आके बैठ गए. ये सारे हर तरफ से क्लोरीन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करते हैं. इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, कुछ क्लोरीन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका किसी भी वजह से समझो कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि ये इंटरनल यहाँ पे टूट जाता है. और जैसे ही ये इंटरनल बॉन्ड यहाँ पे टूटता है, क्लोरीन बेटा आपका यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे बेटा छोड़ देता है, या ऐसे समझ लो Na जो था उसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया हुआ था. यहां से क्लोरीन बेटा बाहर निकलता है कि मुझे इसके साथ बॉन्ड बनाने का मौका मिल जाएगा. सो जैसे ही यहाँ पे आपका सब्सटेंस जो है, सॉरी यहाँ पे सोडियम वेपर्स के साथ था ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस सोडियम, एंड वही मैं सोचने लगा एक इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे आ गई. तो सोडियम वेपर से बेटा Cl- था, तो Cl यहां से चल के आता है बेटा यहाँ पे मेरे पास में, और इस सारी प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन इस Na+ ने ऐसा समझो Cl को दिया हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाता है. मेरी बात समझ में आ रही है? और Cl एक्चुअल में बाहर निकल के चला जाता है, और ये Na और Cl बाहर निकल के वापस से घूमने लगते हैं. लेट्स रिपीट द प्रोसेस. NaCl था बेटा, सोडियम के आने की वजह से सोडियम से आपका अट्रैक्शन आना शुरू हुआ. इस अट्रैक्शन के चलते Cl इसको छोड़ के निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्री रह जाता है अंदर. उसी इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हैं आगे चल के F सेंटर, अभी बात करेंगे उस पर. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इज, सोडियम एटम को बेटा क्रिस्टल पे सरफेस पे आ गया, द सोडियम एटम लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+ एंड NaCl- ions diffuse to the surface of the crystal and combined with Na+ to give NaCl. ये NaCl एक्चुअल में बाहर आके बन रहा है बेटा. मेरी बात समझ पा रहे हो? द डिफरेंस क्लियर हो रहा है? क्या हो रहा है, वापस देखिए, हमारे पास NaCl था और बाहर सोडियम की वेपर्स है, सोडियम. तो अब सोडियम जैसे क्रिस्टल के पास जाता है बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज आउट करता है और Na+ बनाता है और वो Cl को अट्रैक्ट कर लेता है. तो यहां से Cl- आता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ जाता है. तुम किसी भी वे में समझो, ज्यादा अच्छा तो वे है NaCl के साथ जा रहा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जा रहा है, जैसे भी समझना चाहो. तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है आपका पूरी प्रोसेस में. तो पूरी प्रोसेस में होगा क्या, द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइट. समझो इसको, कि आपका क्लोरीन छोड़ के गया था यहां से, तो जो खाली जगह हुई उसकी जगह इलेक्ट्रॉन बैठ गया. द एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड F centers that imparts yellow color to the crystal of NaCl due to the excitation of electrons on absorption of energy from the visible light falling on the crystal. very important. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो जाते हैं बेटा क्रिस्टल में, तो ये लाइट गिरती है फिर इस क्रिस्टल पे, तो ये एक्साइट होता है और उसकी वजह से आपको कलर देखने को मिलता है कंपाउंड का. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल पिंक. तो मतलब क्या हुआ, LiCl बनाना हो तो क्या करेंगे, LiCl का ऐसा डिफेक्ट देखना होगा, तो एक्सेस ऑफ Li ले लिया आपने, तो LiCl को लेके चला जाएगा, Li+ की एक्सेस होगी और F सेंटर बनेगा. It makes the crystal pink and excess of potassium makes crystal white. अब again, this is again a homework to read the book and find other examples.
अगेन लेट्स रिपीट व्हाट्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट, स्टेप बाय स्टेप बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। क्या किया सर, कोई भी कंपाउंड जैसे मान लो NaCl, उसको हीट किया किसकी प्रेजेंस में, अब जैसे NaCl है तो मेटल की प्रेजेंस में हीट करना है, तो Na प्लस वेपर्स की प्रेजेंस में हमने उसको हीट किया, ठीक है। तो सॉरी Na की प्रेजेंस में, मेटल की प्रेजेंस में हीट किया, उससे क्या हुआ, उस मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और एनायन को खींच लिया अपनी तरफ, तो एनायन को क्रिस्टल से बाहर निकाल लिया। ड्यू टू दिस प्रोसेस एक्सेस इलेक्ट्रॉन गेट्स एम्बेडेड इन द क्रिस्टल, और वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आपकी एनायन की जगह जाके बैठ जाता है, इसको बोला जाता है एफ सेंटर। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर द एनायन क्रिस्टल स्टार्ट शोइंग अ पर्टिकुलर कलर। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने देखा LiCl पिंक हो जाता है यदि उसको Li के साथ हीट करके ऐसा डिफेक्ट बना दिया जाए। तो कई बार बेटा डिफेक्ट की वजह से भी कलर्स हमारे विजिबल होते हैं नेचर में, कंपाउंड्स के कई कलर्स हमारे डिफेक्ट्स की वजह से भी आते हैं। तो इसी कड़ी में 1 से 2 एग्जाम्पल हमें और मिलेंगे बुक में जो आपको फॉलो अप करना है। क्लियर? यस सर, समझ आ गया। तो अब इसको क्विकली बिटू राइट डाउन करेंगे। अगेन यहां से शुरू करेंगे, हम इसको पूरा ही लिखना है, और दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन। पोटेंशियल क्वेश्चन ये तो नहीं है, यहां से बेटा क्वेश्चन बनता है इसमें, व्हाट इज एफ सेंटर, छोटा क्वेश्चन पूछते हैं तो, और कलर क्या बनता है कंपाउंड का, ठीक है। सो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जांपल दूं मैं, LiCl क्रिस्टल बिकम्स पिंक, एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा सा वो दे देगा कि becomes pink in presence of Li, in presence of excess lithium, explain। तो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में बताना पड़ेगा उनको। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं बेटा, जेई ने मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछे, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल इस पे, उन सारे एग्जाम्पल्स पे ऑलमोस्ट जेई क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन से कंपाउंड का कलर कौन सा आता है एक्सेस होने की वजह से मेटल, सारे एग्जाम्पल्स पूछे हैं जेई ने कभी ना कभी। तो ये एग्जाम्पल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुड, यस सर। चलो तो एक बार क्विकली लिख लो इसको। सर दोनों स्लाइड का लिखना है क्या? हाँ बेटा दोनों का लिखना है, जल्दी से लिखना शुरू करो, लिखने में फुर्ती रखो। और सर हाँ सर पूरा लिखना है क्या? हाँ हाँ बेटा पूरा ही लिखना है, पूरा ही लिखना है। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे थे हम? सर ये जिंक में भी होता है ना, बिकॉज जिंक इज हाँ हॉट व्हेन येलो। हाँ बेटा, इवन काफी और एग्जाम्पल्स भी है जहां पे भी होता है, बिल्कुल। आपके मेटल्स के जो कंपाउंड है उनमें जनरली ये इफेक्ट डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। नो सर।
बेटा देखो प्रोसीजर याद रखो और खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। इट इज़ नॉट लाइक कि जो एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है वही हम बोले। जस्ट रिमेन व्हाट हैपन्स लाइक, जैसे मुझे थोड़ा रिमेंबर है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोसीजर बोली कि किसी भी क्रिस्टल से NaCl का एग्जाम्पल दे दो कि मेटल के प्रेजेंस में वेपर में की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो मेटल जो है बाहर वाला वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो क्रिस्टल में आ जाता है और वो Cl को लेके चला जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्रिस्टल में एफ सेंटर क्रिएट होता है, वी कॉल इट एफ सेंटर, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इट स्टार्ट showing the colors when light falls on it. सर डन। चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसे भी। डन। यस सर। चलिए गुड, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अब दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। तो हमने बेटा एक तो देख लिया जिसमें एक्चुअल में एनाइन जाके नंबर बढ़ता है तब मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ रहा है, और एक हमारे पास होगा जिसमें उसकी वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है। ये लो बेटा, क्विकली करो। बेटा देखो मेटल एक्सेस में पहले बता रहा था आपको दोनों तरह से आ सकता है, मेटल या तो खुद मेटल एक्स्ट्रा आ जाए या फिर एनाइन चला जाए, दोनों केस को मेटल एक्सेस बोलते हैं। और ये
नॉन स्टोइचोमेट्रिक के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक के केस में आते हैं, क्योंकि जहां पे स्टोइचोमेट्रिक रेशियो सेटिस्फाई नहीं होता है। गुड। सर एक मेटल का आयन सर उसमें आएगा, तो फिर सर एनायन को भी तो निकालना पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो रेशियो थोड़ा सा बिगड़ जाता है ना, तो वो चलता है, ठीक है, बिगड़ रहा है वो, किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज ए इशू, एक तरह से कह सकते हो। कोई बात नहीं, देखते हैं अपन, है ना। ओके सर। चलो, सो जिंक ऑक्साइड, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लूज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। तो फिर से देखेंगे बेटा, तो आपको जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट कर रहे हैं तो दिस लूज द ऑक्सीजन एंड बिकम Zn2+ एंड half O2+2 इलेक्ट्रॉन। नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड इट्स फॉर्मूला बिकम्स Zn1+xO। बेटा समझो इस बात को, समटाइम से लगता है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ध्यान से देखते हैं हम कि क्या काम कर रहा है या कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल समझाता हूं तो समझ में आएगा। सपोज करो बेटा, एक क्रिस्टल में जिंक के 8 नंबर थे और ऑक्सीजन के लेटेस्ट से 8 नंबर थे। अब यहां पे फिर से क्या हुआ, जब इसको हीट किया क्रिस्टल को, तो इसमें से हीट करने पे, इसको हीट किया हमने, तो ऑक्सीजन क्या होता है, इससे निकल सकते हैं। तो हम तो एक सिंपलिसिटी एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑक्सीजन चला गया लेट से, पर ऑक्सीजन बच गए 7। आती है बेटा बात समझ में? यस तो सर। अब इसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो Zn8O7। अब इसको दूसरे टर्म्स में लिखो सिंपल रेशियो, या वैसे लिखना चाहूं तो क्या मैं 7 से डिवाइड कर दूं, सो इट विल बिकम Zn8/7, और 8/7 को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 7 से डिवाइड करता हूं तो 1 और 1 बचेगा यहाँ पे, है ना। सो 1+1/7, तो 1+1/7 ओ। तो इस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। सो हियर द x बिकम्स 1/7. So the excess of zinc ions move to interstitial side and the electrons to neighboring interstitial sides. तो आपके जो एक्सेस जिंक होते हैं वो छोटी जगहों में चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल जगहों पे चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेबरिंग पे चले जाते हैं। सो दिस इज अगेन द मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट। तो इसमें कैटायंस जो होंगे वो इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाते हैं हमारे पास में। तो इस तरह से ध्यान में रखते हैं। ध्यान से देखोगे तो क्या बेटा सेटिस्फाई कर रहा है क्या स्टोइचोमेट्रिक रूल? नो। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे स्टोइचोमेट्रिक रेशियो सेटिस्फाई नहीं होता, हेंस दे आर कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन स्टोइचोमेट्रिक। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से। दूसरा देखो एक क्विकली, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब यहां पे क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी होती है बेटा, many solids possess less amount of the metal as compared to the stoichiometric proportion. For example, FeO is mostly found with the composition ranging from Fe 0.93O to Fe 0.96O. बेटा ऐसे कंपाउंड्स इक्वल में मिलते हैं 0.93O या फिर इस फॉर्म में Fe 0.96O। तो देखने से ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, अभी बात करेंगे इस पे। So in crystal of FeO, some Fe2+ cations are missing and the loss of positive charge is made up by presence of Fe3+. तो होता क्या है बेटा, इस क्रिस्टल में Fe2+ भी मौजूद होता है और Fe3+ भी मौजूद होता है, तो इसलिए ऐसा रेशियो आ जाता है। और बेटा तुम्हें पता है, सपोज करो कि दो Fe2+ को, मतलब ध्यान से देखूंगा तो 3 Fe2+ को 2 Fe3+ सेटिस्फाई कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? 3 Fe2+ बाहर निकल गए तो कितने बॉन्ड की जगह छोड़ गए? 6 की। यस सर। और ये 6 प्लस लग जाएगा सर मुंह पे। 2 Fe3+ बना सकते हैं। तो क्या यस सर। 3 Fe2+ एक की वैकेंसी हो जाती है, ऐसा समझो। तो ये अजीब सा फॉर्मूला बन के आता है।
सो दिस इज अगेन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ध्यान की बात क्या है रखने की कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे हो रहा है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना है मेन, तो कि एक एग्जाम्पल से समझा पाओ उसको, दैट्स इट। तो जैसे जिंक वाला एग्जाम्पल से हम उसको समझा पाए कि क्या तरह से फॉर्मूला होता है, क्या रहेगा इसका प्रोसेस। सिमिलरली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो इसमें भी हमें एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि जैसे FeO हो गया, उसका कंपोजिशन रेंज करती है और इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। क्लियर है बात? तो इसको एक बार क्विकली नोट डाउन करें बेटा जल्दी से। अगर मेटल एक्सेस एक्सेस सर हाँ डिफेक्ट पूछा तो सर वो कौन सा डिफाइन करें, क्या बेटा? पहले वाला सर या फिर ये वाला? नहीं नहीं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पूछता है बेटा तो एक्चुअल में वो तुम्हें बताएगा कि आपका केटाइंस की वजह से जा रहा है या कैसे, और कुछ नहीं बोले तो हमें पहला यही प्रीफर करना होता है। ओके सर। ठीक है, बाकी वैसे बताता है वो, नहीं बोले तो फिर पहला वाला प्रीफर करना है जो पहले पढ़ा है हमने। ठीक है, ओके सर। चलो नोट दिस डाउन, जल्दी से एक बार नोट करो।
सर डन। देन यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ Fe2 plus and Fe3 plus ions in Fe0.93O। क्वेश्चन है बेटा, हमें Fe2 प्लस और Fe3 प्लस आयंस का नंबर निकालना है Fe0.93O में। कैसे करेंगे, कोई हिंट? एनी हिंट? चलो देखते हैं, मैं करके बताता हूँ, फिर अगले वाला तुम करना। बेटा आप ध्यान से समझिए, ये जो कंपाउंड है, मान लेते हैं लेट Fe2 प्लस जो है, ठीक है, उसका नंबर है आपने पास में, नंबर निकालने की जगह बेटा परसेंट, क्योंकि नंबर तो फ्रैक्शन में सही नहीं लेगा, परसेंटेज Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस आयन। सो लेट से Fe2 प्लस जो है वो आपके पास में है x, तो Fe3 प्लस कितने हो जाएंगे? 0.93 माइनस एक्स। भाई कॉमन सी बात है, टोटल आपके पास में यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0.93 है एक फॉर्मूले में, तो Fe2 प्लस का नंबर में x कंसिडर करता हूं तो Fe3 प्लस हो जाता है 0.93 माइनस एक्स। तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये मॉलिक्यूल और चार्ज कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होता है, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन। तो Fe2 प्लस का चार्ज बताओ कितना होगा? क्या x मल्टीप्लाई बाई 2? हाँ कि नहीं? यस सर। Fe3 प्लस का नंबर इतना है और इनका चार्ज 3, तो इसका कितना चार्ज हो जाएगा Fe3 प्लस का? तो हम बोलेंगे 0.93 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 3। यस सर। ऑक्सीजन पे एक पे चार्ज होता है माइनस का 2 और इसका नंबर एक ही है यहाँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 एंड टोटल चार्ज ऑन दिस कंपाउंड, दिस इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, तो टोटल चार्ज ऑन दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड टेल मी व्हाट इज x। करो क्विकली सॉल्व। अब इतनी सी इक्वेशन के लिए कैलकुलेटर मत उठाना। So 0.79. x की वैल्यू कितनी आई? गुड, अरे मैंने तुमसे जल्दी कर दिया। तो बेटा देखो x आता है 0.79, तो Fe2 प्लस कितने हो गए? 0.79। 7। तो Fe3 प्लस कितने हुए? 0.14, इतने हुए। Yes, sir. तो परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस कैसे निकालोगे? क्या Fe2 प्लस का नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 100 कितना आएगा सोल्व होके?
84.94. अच्छा, क्या बात है। हाँ, 83 के आसपास आ रहा है। 80 एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तो आ जाएगा अप्रोक्स 83। कितना आ रहा है लगभग? 84.94. 34.9%। एंड देन व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस? 100 में से माइनस कर दो। ये कैलकुलेट तो नहीं करने की Yes, जरूरत। sir. तो इट विल बी अराउंड 15.1। समझ आया कि कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. चलो करो जरा एग्जाम्पल। सर एग्जाम में सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? हाँ बेटा, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी। कम चांस होते हैं बट आ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल करो। Cu 1.80 contains Cu2 plus and Cu plus both. Find their percent. करो देखे जल्दी से। अब ये सबसे होना चाहिए। दिस इज डुएबल। इसका आंसर आना चाहिए। सब परसेंटेज बतानी है। हाँ, परसेंटेज दोनों की, Cu प्लस की भी, Cu2 प्लस की भी। ऐसा ही एक क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी में भी, एक दो क्वेश्चन वो अब आप करोगे तो आपसे तुरंत हो जाएंगे, और बेटा अपनी बुक्स में भी होंगे। सर सीयू की 88% आ रही है, CO2 प्लस की 12%। कितना आंसर आया? Cu प्लस कितना आया? 88.8%। नहीं, परसेंट नहीं बेटा, नंबर कितना आया Cu प्लस का? 1.6। Cu प्लस 1.6 आ रहा है। एंड 2 प्लस? सर मेरा भी सेम ही है, 0.2। 1.6.2. गुड। तो परसेंट निकल जाएगा फिर। यस सर। सर मुझे लगा सर गलत होगा सर, CO2 प्लस 1.6 इतना ज्यादा मैं बोला ही नहीं। कोई बात नहीं है, हाँ ठीक है। सर, मुझे भी लग रहा था। जो अपने आ रहा है वो आने दो, क्या दिक्कत है। ओके सर।
x माइनस 2x, तो माइनस का है 36, हाँ x की वैल्यू 1.6 आएगी, ठीक है, डजेंट मैटर। अब परसेंट तो निकाल लोगे? यस यस सर। सर। इससे निकाल लो। गुड। तो इस तरह से बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करना है। अपनी बुक में शायद एनसीईआरटी की बात करें तो बेटा निकिल का एग्जाम्पल और शायद ये मैंने सेम एग्जाम्पल है जो मैंने करवा दिया एक। तो दो क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी में है, शायद एक मैंने खुद ने करवा दिया, याद नहीं मुझे, वहां ये नंबर अलग हो सकता है मे बी, और एक निकिल का एग्जाम्पल है, तो वो आप सर कुछ इस CU तरह के प्लस है सवाल सर जाएंगे। 88.8। हाँ चलो डन, ये समझे सभी? यस सर। यस सर। पक्की बात कर लोगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। बस बेटा एक छोटा सा पोर्शन ये कंडक्टर का छोटा सा और बता दूं, देन फिर क्लास रेप अप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 10 मिनट का छोटा सा है और सबको पता भी है ये। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, बेटा छोटा मेन पोर्शन अपने पास बचता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये बचता है, और एक बचता है बेटा क्रिस्टल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना। तो वो छोटे छोटे पोर्शन है, ये भी छोटा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी छोटा, आप देखेंगे तो वो जल्दी जल्दी से हो जाएगा, इतना कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर लेंगे इजीली बेटा इसको। सर इसके पहले वाली स्लाइड थोड़ी। क्या यही है बेटा? सर इसके पहले वाली स्लाइड्स। समझा नहीं मैं, मतलब सर कोई छोटी थी ना बीच में स्लाइड्स। नहीं वो यही छोड़ी थी मैंने, मैं आगे चला गया था जान के, खाली जगह के लिए, वो क्वेश्चन करवाने के लिए। ओके सर। वापस आ गए हम बेटा। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सो व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ध्यान से देखेंगे तो सबको पता है बेटा सॉलिड्स एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट एक्सटेंड्स ऑफ फ्रॉम 27 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मींस 10 टू द पावर -20 से इनकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर 7 तक वेरी करती है। आप सबको पता है बेटा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स तीन तरह के होते हैं, मैं फिजिक्स में भी सिखा चुका आपको, एक कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है बेटा। इंसुलेटर। सो कंडक्टर्स की बात करते हैं तो पहले एक चीज को समझते हैं बेटा, हमारे पास में सॉलिड्स में कंडक्शन समझाने के लिए एक बैंड थ्योरी आती है। दिस बैंड थ्योरी वी विल स्टडी डिटेल इन फिजिक्स इन सेमीकंडक्टर चैप्टर। बेटा पूरी चैप्टर है पूरा सेमीकंडक्टर पे, एक फिजिक्स की पूरी यूनिट या पूरा चैप्टर है, तो बहुत डिटेल हम वहां पढ़ेंगे कि क्यों ये बैंड होते हैं, क्या होते हैं, पूरी डिटेल वहां सीखेंगे, यहाँ इतना दिया भी नहीं है हमें, एक्चुअल में फिजिक्स का ही चैप्टर है ऐसा समझो। तो हमें यहाँ पे केवल बेसिक बात सीखनी है, क्या बेटा बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड आपका, ठीक है, और एक होता है बेटा आपका कंडक्शन बैंड। और एक बात काम की, जब जब इलेक्ट्रॉन्स, बेटा वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मेनली रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स मेनली वैलेंस बैंड में रहते हैं, बट जब जब वो एक्साइट हो गया किसी वजह से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव टू कंडक्शन बैंड, तो जब भी ऐसा होगा तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी यदि कोई भी कंपाउंड है वो यदि इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उससे, तो क्या उसके कंडक्शन बैंड्स में इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे? इतनी बात समझ आ रही है हमें? यस सर। सर समझ नहीं आ रही है। बेटा ऐसे समझ कि सॉलिड्स में दो तरह के बैंड्स होते हैं, मतलब दो एनर्जी लेवल होते हैं, व्हाट आर दीज बैंड्स, ये एनर्जी लेवल ऐसा समझो। दो टुकड़ों में बांटा, एक को बोला गया वैलेंसी बैंड और एक को बोला गया कंडक्शन बैंड। तो बेटा नॉर्मली ये लोअर एनर्जी लेवल होता है बेटा, लोअर एनर्जी का प्लेस होता है, और ये जो होता है ये तनिक हायर एनर्जी का प्लेस होता है बेटा। तो हम ये बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन जनरली कहां पे रहेंगे, लोअर एनर्जी इस प्लेस पे, बट यदि वो बेटा इनको इतनी एनर्जी मिल जाए या उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इसमें जा सके हाई एनर्जी में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी में काम आने लगते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन इस हाई एनर्जी में नहीं पहुंच पाते तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बात समझ आती है थोड़ी सी? तो अब खुद से लॉजिकल बताओ, कंडक्टर्स में क्या होता होगा, क्या इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं Yes, वैलेंस sir. से?
इंसुलेटर में न के बराबर जा पाते हैं और सर नहीं जा सेमीकंडक्टर पाते में होंगे थोड़े बहुत चले जाते हैं, या गरम थोड़े गरम बहुत। करने पे आसानी से सर चले जाते हैं। 50% लगभग चल जाते होंगे आधे चल जाते हैं, हीट प्रोवाइड करने पे बेटा इजीली चले जाते हैं। तो आओ समझते हैं इसी प्रोसेस को बेटा डिटेल में। सो कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप्स विद द कंडक्शन बैंड। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है। मतलब हम बोलते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, मान लो ऐसे बैंड को मैं ऐसे डायग्राम से बताऊं, यदि ये वैलेंस बैंड है तो ये और कंडक्शन बैंड काइंड ऑफ ओवरलैप ही करते हैं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के होते हैं वो कंडक्शन बैंड का भी पार्ट होते हैं। तो ये कितना मजे से बताओ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, क्योंकि क्या काफी सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी मौजूद रहेंगे इसमें। यस सर बिल्कुल बेटा। तो कॉमन सी बात, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। ये फैक्ट क्या होता है ये हम फिजिक्स में सीखेंगे बेटा, यहां नहीं सीखेंगे इसको। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो, अदरवाइज फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। दैट वी विल लर्न इन फिजिक्स। सो कंडक्टिविटी इज बिटवीन, ऑर्डर क्या वैल्यू याद रखनी है, नहीं, सिंपल ध्यान रखो हाई कंडक्टिविटी होती है, दैट्स इट, नो नीड टू मेमोराइज द वैल्यू। ठीक है। अब देखो बेटा सेमीकंडक्टर्स, तो हम बोलते हैं देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड। मतलब क्या होगा, इनका बेटा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, ये ओवरलैप तो नहीं करते बट इनमें बहुत थोड़ा सा ही गैप होता है, मतलब एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो यदि हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी दे दे तो ये कंडक्शन में चले जाते हैं। इसलिए बेटा याद करो सेमीकंडक्टर्स को ये भी बोला जाता है कि ये लो टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, इंसुलेटर इंसुलेटर, इंसुलेटर बेटा। और हाई टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करने लग जाते हैं, कंडक्टर कंडक्टर। तो ऐसा होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बेटा इनको एनर्जी मिल जाएगी और ये गैप बहुत कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उछल कर जाना शुरू कर देते हैं इजीली। सो दे बिहेव एज इंसुलेटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं पाते, और हाई टेम्परेचर पे दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एनालॉजी विच वी नीड टू रिमेंबर। कंडक्टिविटी रेंज अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, रिमेंबर नहीं रखना, इनको लिखना ही मत चाहो था ना, रेंज याद करने की जरूरत नहीं होती हमें। बस हाई कंडक्टिविटी, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी और उसकी सबसे लीस्ट कंडक्टिविटी होती है बेटा, दैट्स इट। कंडक्टिविटी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अब ये फैक्टर यहां से तो साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा इधर चले जाएंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, बट अगेन क्यों करती है, कैसे करती है, दैट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स, वी विल लर्न दिस इन फिजिक्स। क्या ये क्लियर हुई हमें बात? यस सर कॉमन सर ये सेंस टेक्निकल एक बार बेटा लिख लेना, रुको तो सही। कंडक्टर्स वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद, और कंडक्शन पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप्स विद कंडक्शन। दूसरा क्या हुआ बेटा, सेमीकंडक्टर्स जिनमें थोड़ा सा गैप होता है, और इंसुलेटर्स देयर इज लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप टू द कंडक्शन बैंड एंड कंडक्टिविटी इज वेरी लेस। ऐसे याद रखना बेटा, कंडक्टिविटी वेरी लेस, बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये होते हैं डायमंड क्वार्ट्ज वगैरह एग्जाम्पल हो गए। यहां देखो बेटा, यहां लगभग ओवरलैप, यहां बहुत बड़ा एनर्जी गैप और यहां बहुत छोटा एनर्जी गैप। आई बात समझ में? यस सर दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। ये डायग्राम बनाना था, ध्यान रहना चाहिए। दिस वी विल स्टडी इन डिटेल, ये सब लिखना मत अभी भले, ये दिस वी विल स्टडी इन डिटेल, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली हमें वही से डिटेल एनालिसिस और डिटेल क्लियरिटी होगी। ये सारी चीजें हम फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इन सेमीकंडक्टर चैप्टर। तो क्विकली थोड़े थोड़े से पॉइंट लिख लो। व्हाट आर कंडक्टर्स, जिसमें वैलेंस बैंड इतना ओवरलैप होता है बेटा और कंडक्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। यहाँ पे सेम, देयर इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप और कंडक्टिविटी इंक्रीज। इस तरह से दो दो पॉइंट्स लिख लो इनके बारे में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।